देखो अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये 9th लेसन का है ना, जिसमें 193 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिकता की मुख्य चुनौतियों का विवेचना करें। यानी कि भारत में जो सांप्रदायिकता की जो चुनौती है उनकी विवेचना करना है। ठीक, तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखते हैं। देखो, भारत में जो है विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। इन लोगों में धर्म को लेकर आपस में किसी पर विश्वास नहीं होता है। यानी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों वाले पे विश्वास नहीं करते हैं। यानी मेन कहने का मेरा तात्पर्य हुआ कि जो एक धर्म के लोग हैं वे एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों में विश्वास नहीं करते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं और दूसरे धर्मों में विश्वास नहीं करते हैं। हर एक लोग समझते हैं कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, जो कि सांप्रदायिकता को जन्म देता है। यानी कि ये जो धार्मिक अविश्वास है, ये जो धार्मिक अविश्वास है यही सांप्रदायिकता को जन्म देता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो भारत की जो राजनीति है वो धर्मों के ही आसपास घूमते रहती है। यानी कि धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार की राजनीति की जाती है। ठीक ना, तो यही क्या है, भारत में सांप्रदायिकता का मेन कारण है। अगला इसमें क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिकता की अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में लिखें। यानी कि सांप्रदायिकता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है और लोकतंत्र क्या है, इन तीनों के बारे में बताना है। तो देखो, अभी हम सांप्रदायिकता ऊपर पढ़े कि सांप्रदायिकता क्या है, एक भावना है। ये एक ऐसी भावना है जो अपने धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से श्रेष्ठ मानता है। यानी कि जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे के धर्म को नीचा देखते हैं, नीचा समझते हैं, बेकार समझते हैं, तो ये सांप्रदायिकता को जन्म देता है। और यही जो भावना है उनके एक दूसरे के धर्मों को नीचा समझने की, ये सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता है, ये जानते हो। और ये धर्मनिरपेक्षता क्या है, देखो, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हुआ कि धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्म समान होता है। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों को समान माना जाता है ना। और इसमें ये जो धर्मनिरपेक्षता है वो भारत में लागू है। यानी कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर व्यक्ति का धर्म होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। व्यक्ति का धर्म का अर्थ हुआ कि किसी व्यक्ति को जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, इसको बोलते हैं व्यक्ति का धर्म। ठीक, अगला है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या होता है कि जब किसी राष्ट्र में या जहाँ पे लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, वैसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और जनता के हित में कार्य करती है और जनता के लिए कार्य करती है, उसी को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं और उस शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, तो ये तीन हो गया कि सांप्रदायिकता क्या है, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता क्या है और लोकतंत्र क्या है। तो सांप्रदायिकता में लोग क्या करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं दूसरे धर्म के लोगों से। धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों को समान माना जाता है ना। और लोकतंत्र में लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि जब सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में कार्य करती है, यानी कि जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता के हित में कार्य करती है और जनता के लिए कार्य करती है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन 177 नंबर क्वेश्चन है कि 177 नहीं है, 197 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 197 नंबर क्वेश्चन है कि उदारीकरण क्या है। उदारीकरण, तो देखो, उदारीकरण से पहले हम समझते हैं कि उदार किसी को कहा जाता है बहुत उदार व्यक्ति है। उदार का मतलब हुआ कि दयावान, अच्छा, जो वैसे व्यक्ति जो बहुत अच्छा होता है, जो दयावान होता है, उसको उदार व्यक्ति बोला जाता है। ठीक है, तो उदारीकरण क्या है, तो उदारीकरण
बताना है तो देखो, उदारीकरण मतलब हुआ कि जब राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त होता है हर एक व्यक्तियों को, तो उसको बोलते हैं उदारीकरण। उदारीकरण के कुछ कारण होता है, मतलब क्या क्या रहेगा किसी क्षेत्र किसी देश में, तो हम उसको उदारीकरण कहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसके बाद जो आर्थिक क्षेत्र में जो व्यापार और उद्योग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध ना हो, प्रतिबंध हटा दिया जाए, जिससे जो उद्यमी है और विदेशी जो पूंजी है उनको क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। प्रोत्साहन का मतलब हुआ बढ़ावा। जब राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त होता है, आर्थिक क्षेत्र में व्यापार और उद्योग पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो प्रतिबंध हट जाए, जिससे जो उद्यमी है, उद्यमी मतलब व्यापारी, और जो विदेशी पूंजी है उनको प्रोत्साहन मिले, यानी कि बढ़ावा मिले, उसी को बोलते हैं उदारीकरण। ठीक। अगला क्वेश्चन है 198 नंबर कि रंग भेद क्या है। रंग भेद क्या है? रंग भेद का अर्थ हुआ, देखो, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रंग के आधार पर, यानी कि काला गोरा, रंग के आधार पर जब हम भेदभाव करते हैं किसी के साथ, तो उसी को कहा जाता है रंग भेद। यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रंग के आधार पर, यानी कि काला गोरा के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर जब भेदभाव करता है तो उसको बोला जाता है रंग भेद। ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो क्या हुआ कि 1954 में जो यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इन्होंने क्या किया था कि दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद समर्थक जो सरकार थी उस पर राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद समर्थक सरकार थी, यानी कि जो रंगभेद को बढ़ावा देती थी, रंग के आधार पर भेदभाव करती थी, उस सरकार पर राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिया। राजनीतिक प्रतिबंध का मतलब हुआ कि तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, चुनाव में भाग नहीं लोगे। कब लगाया था? 1954 में। ठीक है। उसके बाद से यही यूएसए यानी कि अमेरिका ने 1956 ईस्वी में रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि जब ये रोडेशिया जो है, यहाँ भी रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1956 में क्या किया कि उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि रुपये पैसा का जो सहयोग होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि सहयोग नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 199 नंबर क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत के कार्य जानते हो कि ग्राम पंचायत का कार्य होता है कि गांव में साफ सफाई की व्यवस्था करना, सड़क की व्यवस्था करना, नालियों की व्यवस्था करना, नाला जो होता है नाला की व्यवस्था करना, पंचायत में हर एक चीज़ की व्यवस्था करना, और जो सड़क के किनारे लाइट हो गया, साफ़ सफाई का कार्य हो गया, इसकी व्यवस्था करना, और गांव के जो ग्रामीण हैं उनको घर मकान दिलवाना, इनकी व्यवस्था करना, है ना। ये सब क्या है? ग्राम पंचायत के कार्य है। तो ये तो इजी है, तुम पढ़े हो, ये पढ़ लोगे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 200 नंबर क्वेश्चन है कि क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? कह रहा है कि गुट निरपेक्षता जो है वो एक नकारात्मक नीति है। तो गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति नहीं है। ठीक है। तो पहले समझते हैं कि गुट मतलब क्या होता है। गुट का मतलब होता है दल। जब कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं तो उनको बोला जाता है गुट। और निरपेक्षता मतलब हुआ कि अब गुट किसी भी आधार पर नहीं, जो देख, तो निरपेक्षता का अर्थ होता है कि सबके साथ समान व्यवहार करें। ठीक। गुट का मतलब होता है समूह, दल, और निरपेक्षता मतलब हुआ सबके साथ समान व्यवहार करे। यानी कि वैसा गुट जो सबके साथ समान व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, उसी को बोला जाता है क्या? गुट निरपेक्षता। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? तो नहीं।
पूछ रहा है कि गुट निरपेक्षता जो है एक नकारात्मक नीति है। तो देखो, गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति नहीं है। ये गुट निरपेक्षता अलग अलग रहते हुए ये क्या है, एक दल है। एक दल मतलब ये विभिन्न देश, कुछ देशों का ये समूह है जो क्या करता है कि सभी देशों के साथ समान व्यवहार करता है। मतलब ये देख रेख करता है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर जब आक्रमण करता है या किसी दूसरे देश की सीमा के आसपास या दो देश आपस में जब उलझते हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति फैलती है ना। तो इसी को दूर कर और पूरे विश्व में शांति बनाकर रखना इस गुट निरपेक्षता का कार्य होता है। और जो विकसित देश हैं उनको बढ़ावा देना ताकि वो और अपना विकास कर सके। ठीक, तो इन गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है कि सबके साथ एक ऐसा गुट जो सबके साथ समान व्यवहार करे और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व में शांति बनाकर रखे और विकसित देशों को बढ़ावा दे, उसको गुट निरपेक्षता कहा जाता है। गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 201 नंबर कि न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, जब न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जब जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका जो होती है वो जो फैसला देती है उस पर जो कार्यपालिका होती है वो जो कोई फैसला देती है, कोई नीति बनाती है, तो उस पर न्यायपालिका क्या करती है, उसका जांच पड़ताल करती है। और जांच पड़ताल करके उसे, जब वो असंवैधानिक होता है, मतलब उसका उल्लेख अगर संविधान में नहीं है, तो उसे निरस्त कर देती है, मतलब उसे हटा देती है, उसे समाप्त कर देती है। तो इसको कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कि न्याय जो हुआ है उसका फिर से पुनरावलोकन करना, मतलब उसको फिर से दोबारा जांच करना। पुनरावलोकन का मतलब होता है जांच करना। तो जो न्याय हुआ है उसको जब जांच करती है, कार्यपालिका द्वारा दिए गए न्याय पर जब न्यायपालिका जांच करती है, तो उसको जब जांच करती है ताकि वो संविधान में वर्णित नियमों के अनुसार है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो उसे निरस्त कर देती है, अगर है तो उसे छोड़ देती है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। अगला तुम्हारा 202 नंबर क्वेश्चन है कि 202 नंबर है कि भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। तो भारत की राजनीति में जाति की जो भूमिका है उसके वर्णन करना है। तो भारत की जो राजनीति है इसमें जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत अधिक भूमिका है, क्योंकि आज तुम देखते हो कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है और जाति के आधार पर राजनीति हो रही है। ठीक, जाति के आधार पर लोग एक दूसरे को जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के दौरान एक दूसरे को बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि अपने जात को बढ़ावा दो और अपने जात को वोट दो, जिससे क्या होता है कि राजनीति गंदी हो जाती है। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में जाति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीति को बेकार करने में, खराब करने में ये जातिवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि प्रस्तावना क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। ये 203 नंबर क्वेश्चन है, वह है कि संविधान में प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। तो देखो, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का अर्थ होता है कोई भी जब बुक लिखा जाता है ना, या कोई कहानी लिखा जाता है या कोई नाटक, तो उसका नाटक नहीं, कोई बुक लिखा जाता है या कोई कहानी लिखा जाता है तो उसका एक प्रस्तावना होता है। कोई कहानी का किताब हो गया या कोई बुक है, कोई भी बुक हो, उसका एक प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि पूरे बुक का जो सार होता है, सार मतलब पूरे बुक के अंदर क्या क्या वर्णन किया गया है उसके बारे में उस प्रस्तावना में एक पेज में क्या करना, उसको छाप देना, ताकि उस एक पेज को पढ़ने से
उस बुक के अंदर की सारी बात हमें स्पष्ट हो जाए, यानी कि पता चल जाए, उसको बोला जाता है प्रस्तावना। तो देखो, जो भारत में संविधान में प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? तो संविधान का जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें संविधान के बारे में अच्छी समझ आ जाती है कि हमारा संविधान कैसा है और इसमें क्या क्या वर्णन है। ठीक, हमारे संविधान में क्या है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और एक समाजवादी राज्य और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया है इस प्रस्तावना में। इस प्रस्तावना में ये भी कहा गया कि भारत एक अखंड है। अखंड का मतलब है इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक ऐसी संविधान की कुंजी है जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और इसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। और ये भी कहा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब हमारा राष्ट्र एक रहेगा और ये अखंडित नहीं होगा, यानी कि टूटेगा नहीं, एक रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, इस पर बल दिया गया है। ठीक है, अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि संघ शासित क्षेत्र क्या होता है? तो संघ शासित क्षेत्र यानी कि वही यूनियन टेरेटरी, यानी कि जो हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं वही संघ शासित क्षेत्र होता है। तो ये हम लोग पढ़े हैं, है ना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि संघ शासित क्षेत्र क्या होता है, कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस पर केंद्र सरकार के अधीन होता है और इस पर इनको स्वायत्ता प्रदान नहीं होता है। इनकी सीमा को बढ़ाना घटाना सब केंद्र के हाथ में होता है ना। और भी इसमें हम पढ़े थे, इसको थोड़ा तुम लोग देख लेना। ठीक।